चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स का स्टैंडर्ड देख रहे थे आप लोग, और अब तक हमारी जो IFRS 15 की क्लासेस कंडक्ट हुई है उसमें हमने एक तो ओवरऑल प्रिंसिपल बेस्ड रेवेन्यू रिकॉग्निशन का एक प्रिंसिपल बेस्ड 5 स्टेप मॉडल कवर किया था। अपनी पिछली क्लासेस तक इन 5 स्टेप्स में से स्टेप 1 और स्टेप 2 को कंप्लीटली डिटेल में कवर किया था। स्टेप 1 था हमारे पास आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। स्टेप 2 था हमारे पास आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। आज की क्लास का एजेंडा हमने स्टेप 3 देखना है रेवेन्यू रिकॉग्निशन मॉडल का, दैट इज डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। दैट इज डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। जरा अपने पास जल्दी से जो IFRS 15 की प्रेजेंटेशन है इसमें स्टेप 3 की प्रेजेंटेशन पर आता है। स्टेप 3 डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। सर जब हम जनरल बातें डिस्कस कर रहे थे, जब हम एक ओवरऑल इन 5 स्टेप मॉडल को हम बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस कर रहे थे, तो एक बात मैंने आपको ये बताई थी कि ट्रांजैक्शन प्राइस इज नॉट द स्टेटेड और एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ट्रांजैक्शन प्राइस इज नॉट द स्टेटेड और एग्रीड कंसिडरेशन, इट इज द एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन। आप एक कॉन्ट्रैक्ट से कस्टमर से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि क्या कंसिडरेशन आप रिकवर कर सकोगे, ये एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन ट्रांजैक्शन प्राइस का नाम है। मैं से एग्जांपल भी देता हूं, पहले मैं से रीड करते हैं। तो कहता है ट्रांजैक्शन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, ट्रांजैक्शन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन एन एंटिटी एक्सपेक्ट टू बी इंटाइटल्ड इन एक्सचेंज फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। वो प्राइस, वो कंसिडरेशन जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि अपने कस्टमर से रिकवर कर सकोगे, ये आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस है। नॉट अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द थर्ड पार्टीज, एग्जांपल सेल्स टैक्स। और अगर आपने अपनी प्राइसिंग में कोई ऐसा अमाउंट कलेक्ट किया है जिसकी इंटाइटलमेंट आपके लिए नहीं, आपने किसी और की भी आपने कलेक्ट किया है, तो ये भी आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस का पार्ट नहीं है। और उसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सेल्स टैक्स। देखिए सबसे पहले तो हमने ट्रांजैक्शन प्राइस के स्टेप में कहा कि ये जो ट्रांजैक्शन प्राइस है ये एक्सपेक्टेड कंसीडरेशन है। देखते हैं फॉर एग्जांपल कि लेट्स से कि एक हॉस्पिटल है आगा खान। आगा खान हॉस्पिटल में लेट्स से कि इमरजेंसी वार्ड में पर पेशेंट के पर डे या पर बेड चार्जेस है, लेट्स से पर बेड पर नाइट या पर डे चार्जेस है लेट्स से 10,000। आगा खान के इमरजेंसी वार्ड के जो है ना, एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई उनके इमरजेंसी वार्ड के चार्जेस ये है कि अगर कोई पेशेंट आता है और इमरजेंसी वार्ड में एडमिट होता है तो एक पेशेंट से एक बेड के अगेंस्ट, एक डे के अगेंस्ट 10,000 पर डे रिकवर किए जा रहे होंगे। ये इनकी एग्रीड कंसीडरेशन है। कोई भी बंदा इमरजेंसी वार्ड में आए तो 10,000 पर डे के हिसाब से चार्जेस बेयर कर रहा होता है। अब लेट्स से कि खुदा ना खास्ता आगा खान के करीब में कोई ब्लास्ट हो जाता है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये अनाउंस कर देती है कि भाई जितने भी इस ब्लास्ट में इंजर्ड लोग हैं, वो इंजर्ड लोग फॉर द टाइम बीइंग आगा खान में एडमिट हो जाए और उनका जो भी खर्चा है वो गवर्नमेंट उठा रही होगी। आगा खान के करीब में कहीं आसपास में खुदा ना खास्ता ब्लास्ट हो गया और गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी कि भाई करीब तो हॉस्पिटल आगा खान ही है, तो जितने भी ब्लास्ट के इंजर्ड लोग हैं उनको आगा खान में फिलहाल एडमिट करवा दें, इनका जितना खर्चा है वो गवर्नमेंट उठा रही होगी। तो फॉर एग्जांपल कि भाई इस ब्लास्ट में हमारे पास 100 लोग इंजर्ड थे और 100 लोगों को हमने आगा खान में एडमिट कर दिया। अब आगा खान वालों के पास जब 100 लोग या 100 पेशेंट या 100 कस्टमर आए तो आगा खान हरगिज़ ये नहीं करेगा कि भाई 100 लोग आए, 10,000 रुपए के चार्जेस हैं, हम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। नहीं, आगा खान ये देखेगा कि यार इस तरह की सिचुएशन में आज से पहले अगर गवर्नमेंट ने इस तरह की अनाउंसमेंट्स की हैं तो गवर्नमेंट ने कितना हॉस्पिटल्स को रिम्बर्स किया है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में गवर्नमेंट की स्थिति है कि गवर्नमेंट जब भी इस तरह की कोई अनाउंसमेंट कर रही होती है तो जो भी एग्रीड प्राइस होती है उसका लेट से 70% पे कर रही होती है। तो आगा खान की इमरजेंसी वार्ड की एग्रीड कंसिडरेशन तो 10,000 पर डे पर पेशेंट है, लेकिन गवर्नमेंट अगर इस तरह की कोई अनाउंसमेंट करती है, पास में इस तरह की अनाउंसमेंट की है, तो हिस्ट्री ये कहती है कि गवर्नमेंट 100% पे नहीं करती बल्कि प्राइस का 70% पे कर रही होती है। तो अब आगा खान अपना जो रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करेगा वो 10,000 के हिसाब से नहीं बल्कि 7,000 के हिसाब से रिकॉर्ड कर रहा होगा। मैंने जब ओवरव्यू समझाया था तो मैंने कहा था कि भाई फॉर एग्जांपल मैं FAR2 का कोर्स ऑफर कर रहा हूं, मैंने फीस कोट कर दी कि भाई FAR2 के कोर्स की 18,000 फीस होगी। अब मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लासेस में आते हैं और क्लासेस लेना शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं नंबर ऑफ फीस इंटू 18,000 के हिसाब से अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दूंगा।
मैं ये देखूंगा कि यार 18,000 तो मैं कोट कर रहा हूं ना, लेकिन इसमें कुछ बच्चे डिस्काउंट मेंबरशिप वाले भी आएंगे, कुछ बच्चे कर्जा स्कीम वाले भी आएंगे, कुछ बच्चे स्कॉलरशिप फी कंसेशन वाले भी आ रहे होंगे, डिफरेंट तरह के सिनेरियोज होंगे। तो मैं ये देखता हूँ कि यार ऑन एन एवरेज मैं पर कोर्स पर स्टूडेंट कितना रिकवर कर सकता हूं अपनी पास्ट डेटा की बेसिस पे, और जो भी कंसिडरेशन एक्सपेक्टेड है कि मैं अपने कस्टमर से रिकवर कर सकूंगा, वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजिशन प्राइस बन रही होगी। तो ट्रांजिशन प्राइस इज नॉट द स्टेटेड, नॉट द एग्रीड कंसिडरेशन, इट इज द एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन, जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि अपने कस्टमर से रिकवर कर सकते हो। ब्रैकेट में एक बात लिखी है, but does not include an amount that is collected on behalf of third parties। अगर आप अपने कस्टमर से कोई कंसिडरेशन रिकवर कर रहे हो जिसमें कुछ पैसे ऐसे हैं जो किसी और के बिहाफ पे रिकवर किए जा रहे हैं, तो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस नहीं है, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस नहीं है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है? सेल्स टैक्स। एक सप्लाई चेन मेंबर, एक सर्विस प्रोवाइडर या एक सेलर ऑफ गुड्स जो भी गुड्स एंड सर्विस मार्केट में सेल करता है, उसके ऊपर एप्लीकेबल लॉ के हिसाब से सेल्स टैक्स चार्ज कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप 100 रुपए की चीज मार्केट में खरीदने जाते हो तो इसमें 17% जनरल सेल्स टैक्स लगकर आपको 117 की मिल रही होती है। तो दुकानदार अपना रेवेन्यू 117 से रिकॉर्ड नहीं करता, दुकानदार अपना रेवेन्यू 100 से ही रिकॉर्ड करता है, क्योंकि जो उसको 17 रुपए मिले वो उसकी जेब में नहीं जाने, बल्कि उसने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करने हैं। क्या ये बात समझ आती है? मैं एक एडवांस सिनेरियो जो कि इस लेवल पे तो नहीं, किसी अगले लेवल पे आप कवर करेंगे, लेकिन एग्जांपल बनती है तो मैं समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल कि भाई दो पार्टीज हैं, एक प्रिंसिपल और एक एजेंट। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक बच्चा किडनैप किया और उसके माँ बाप से कॉल की कि भाई अगर आपको आपका बच्चा सही सलामत वापस चाहिए तो 1 करोड़ रुपए मुझे दे रहे होंगे। उसके माँ बाप एग्री कर जाते हैं। अब मैंने सोचा कि यार पैसों की डिलीवरी लेने और बच्चे की डिलीवरी देने के लिए खुद जाऊंगा तो पकड़े जाने के चांसेस हैं। तो मैंने फाइज से कह दिया कि काम करो यार, मेरे लिए एक एजेंट का काम करो। आपने कल ये करना है कि माँ बाप से बच्चे डिलीवर करना है उनको और 1 करोड़ रुपए रिकवर करना है, और तुम मेरे बिहाफ पे मेरे एजेंट बनकर ये वाला काम करोगे तो इसमें तुम्हारा कमीशन होगा 5 लाख। यानी कि तुमने माँ बाप से 1 करोड़ रुपए कलेक्ट करने, 5 लाख रुपए अपने रोक लेना, बाकी के 95 लाख मुझे पे कर देना। अब जब फाइज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा होगा तो फाइज ने कस्टमर से कितने लिए हैं? 1 करोड़। लेकिन फाइज अपना रेवेन्यू 1 करोड़ नहीं दिखा रहा होगा, क्योंकि इस 1 करोड़ में 95 लाख तो वो है जो फाइज ने मेरे भी पे कलेक्ट किए। फाइज की बुक्स में, फाइज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कमीशन इनकम या कमीशन रेवेन्यू कितना आ रहा होगा? सिर्फ 5 लाख। तो ट्रांजैक्शन प्राइस में दो बातें पहले तो हमने डिस्कस की, इट इज द एक्सपेक्टेड कंसीडरेशन एंड सेकेंडली इट डज नॉट इंक्लूड द अमाउंट दैट इज कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन। किसी और के बिहाफ पे कोई अमाउंट कलेक्ट किया जा रहा है तो ये आपके रेवेन्यू कंसीडर नहीं किया जा रहा होगा। अब ट्रांजैक्शन प्राइस का स्टेप थोड़ा सा डिटेल, अगर 5 स्टेप में सबसे ज्यादा टाइम लगना है तो वो हमारा स्टेप 3 पे ही लगना है। जरा अपने पास प्रेजेंटेशन बनाए वापस। Transaction price is the amount of consideration an entity expects to be entitled in exchange for the consideration, not amount collected on behalf of the third parties, for example sales tax. Transaction price may be affected by the nature, timing and amount of consideration. Consider the following factors. Number 1, non-cash consideration. Number 2, significant financing component. Number 3, consideration payable to the customer, and number 4, variable consideration. ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमाइन करना, ट्रांजैक्शन प्राइस डिसाइड करना इतना आसान नहीं होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि ट्रांजैक्शन प्राइस की नेचर, अमाउंट, एक्सटेंट वगैरह को किसी ना किसी वे में अफेक्ट कर रही होगी, जिसमें हम ये 4 चीजों को कवर कर रहे होंगे। नंबर 1, नॉन कैश कंसिडरेशन। नंबर 2, कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर। नंबर 3, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, एंड नंबर 4, वेरिएबल कंसिडरेशन। तो एक एक करके चीजों को कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन कैश कंसिडरेशन की। नॉन कैश कंसिडरेशन की प्रेजेंटेशन में बड़ी आसान सी बात लिखी है। देखिए, आम हालात में अगर मेरी कंपनी किसी कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है और बदले में मॉनेटरी कंसिडरेशन ले रही है, मॉनेटरी कंसिडरेशन का मतलब है कंसिडरेशन इन मॉनेटरी अमाउंट इन कैश
इस तरह का अमाउंट। तो अगर तो मुझे बदले में मॉनेटरी कंसिडरेशन मिल रही है तो जो मॉनेटरी कंसिडरेशन है वही मेरी ट्रांजैक्शन प्राइस बन जाएगी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करो जिसमें आपको मॉनेटरी नहीं बल्कि कंसिडरेशन इन काइंड मिल रही हो, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन मिल रही हो, आप कोई बार्टर ट्रांजैक्शन कर रहे हो। बार्टर ट्रांजैक्शन समझते हैं ना हम, कि जिसमें आपने गुड्स एंड सर्विस दिए, बदले में आपको पैसे नहीं मिले बल्कि बदले में आपको भी गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं। तो अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन, अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन नॉन कैश कंसिडरेशन है, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन इन काइंड है, तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन काइंड, ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। यानी कि बदले में जो आपको नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन मिल रही है उसकी फेयर वैल्यू के बेसिस पे आप अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। इन केस कि आपको जो बदले में नॉन कैश कंसिडरेशन मिल रही है, आपको जो बदले में कंसिडरेशन इन काइंड मिल रही है, उसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल ना हो, उसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल ना हो, तो फिर आप रेवेन्यू अपने कॉन्ट्रैक्ट, अपने गुड्स एंड सर्विसेज की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि भाई एक स्टूडेंट आता है मेरे पास, सर मुझे आपसे FER2 पढ़ना है, FER2 की फीस 18,000 रुपए है, लेकिन मेरे पास पे करने के लिए 18,000 रुपए है नहीं। मेरे पास CA के पुराने लेवल्स की किताबें रखी हुई है, वो मैं आपके कॉलेज को प्रोवाइड कर देता हूँ, वो मैं आपके कॉलेज को फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट आता है FER2 में एडमिशन लेने के लिए, FER2 की हम लोग ने प्राइस क्या रखी है 18,000 रुपए। वो स्टूडेंट कहता है सर मेरे पास 18,000 तो नहीं है, लेकिन मेरे पास CA के जितने लेवल्स गुजर चुके उन सबकी किताबें वो मैं आपके कॉलेज को फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता हूं। अब इस केस में मैं इस स्टूडेंट से अपने FER2 का रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करूंगा? सर मुझे जो उस स्टूडेंट से किताबें मिल रही हैं उनकी फेयर वैल्यू के बेसिस पे 18,000 की बेसिस में नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर किताबों की वैल्यू 5,000 रुपए है तो मैं अपना रेवेन्यू भी 5,000 की बेसिस पे रिकॉर्ड करूँ। उन किताबों की वैल्यू 20,000 रुपए तो मैं अपना रेवेन्यू भी 20,000 की बेसिस पे रिकॉर्ड करूँ। इन केस कि स्टूडेंट मुझे ये कहता है कि सर मेरे पास देने के लिए पैसे भी नहीं है, मेरे पास देने के लिए कोई चीज भी नहीं है, लेकिन मैं IQ के कामों में आपका हाथ बटा दिया करूंगा, जो भी IQ के काम वगैरह होंगे एडमिन के, मार्केटिंग के, मैं उसमें आपका हाथ बटा दिया करूं। अब मुझे यहाँ पे नहीं समझ आ रहा कि यार इसकी सर्विसेज की मैं वैल्यूएशन किस तरह से करूं। तो अब अगर कंसिडरेशन इन काइंड की फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है तो फिर मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू अपने गुड्स एंड सर्विसेज की फेयर वैल्यू की बेसिस पे कर रहा हूंगा। सिंपल, आसान सी बात लिखिए, प्रेजेंटेशन में रीड करते हैं, फिर एक दो सवाल देखते हैं। नॉन कैश कंसिडरेशन इज अकाउंटेड फॉर एट इट्स फेयर वैल्यू। हम नॉन कैश कंसिडरेशन को ट्रांजैक्शन प्राइस का पार्ट बनाएंगे उनकी फेयर वैल्यू पे। इफ फेयर वैल्यू इज नॉट रिलायबली डिटर्मिनेबल, अगर नॉन कैश कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल ना हो, इट इज देन मेजर्ड एट द स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो फिर मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू अपने गुड्स एंड सर्विसेज की बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहा हूंगा। क्या ये समझ आता है? मैं एक सवाल देखते हैं आसान सा। अगर हम IFRS 15 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर आए, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व कर लिया था ना लास्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी ICAP के स्टडी टेक्स्ट और IFRS 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हैं, इनको रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है AX Limited decides to take a contract to perform consultancy services that would normally be valued at rupees 50,000. ALX determines that the service is a single performance obligation. Customer, that is company B, agree to pay 1,000 shares of company upon completion of the services. Both accept the contract on 1st January 2017 when shares are valued at rupees 50 per share. On 1st February 2017, AXL completes the services when shares are valued at rupees 52 per share. देखिए सिंपल सा क्या कह रहा है, कंपनी है AX लिमिटेड के नाम से, उसने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कस्टमर का नाम है कंपनी बी, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करने का। आम हालात में जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसकी वैल्यू कितनी है? 50,000। लेकिन ये जो कस्टमर बी है ना, ये हमें 50,000 कैश में पे नहीं करेगा बल्कि अपनी ही कंपनी के 1,000 शेयर दे देगा। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया उस वक्त इस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू थी 50 रुपए पर शेयर, लेकिन जब हमने एक महीना सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद 1 Feb 2017 पर आए, जब हमारे शेयर्स मिलने का टाइम आया, तब इन कंपनी के शेयर्स की वैल्यू 52 रुपए पर शेयर हो गई है। हाउ मच रेवेन्यू वुड बी रिकॉग्नाइज्ड?
कर ले सर, एक आसान सी जनरल एंट्री बन जाएगी आपके इस केस में। सर कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, या तो 50,000 या फिर 50 रुपए पर शेयर इंटू 1000 शेयर्स, 50,000 ही बनेगा, या फिर 52 रुपए पर शेयर इंटू 1000 शेयर्स। सर हमने नॉन कैश कंसिडरेशन, हमने कंसिडरेशन इन काइंड के केस में रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन। अगर नॉन कैश कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू डिटरमिनेबल ना होती तो फिर हमारे गुड्स एंड सर्विस की फेयर वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे पास जो बदले में शेयर्स आ रहे हैं उनकी फेयर वैल्यू डिटरमिनेबल है। जिस वक्त हमारी सर्विस कंप्लीट हो गई, रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने का टाइम आया, उस वक्त उनकी फेयर वैल्यू कितनी है, 52। तो हमारे पास सिंपल सी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 9 में, कैश डेबिट, नहीं सर कैश तो आ ही नहीं रहा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, क्योंकि हमारे पास शेयर्स आएगा, एक तरीके से हम उस कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, और रेवेन्यू क्रेडिट। और ये एंट्री में बना किस दिन रहा हूं सर, एंट्री में बना रहा हूं जिस वक्त हमारी सर्विसेज कंप्लीट हुई, हमारी परफॉर्मेंस एप्लीकेशन कंप्लीट हुई, दैट इज 1 Feb 17। हमारे पास 1000 शेयर्स आ रहे हैं और जिस वक्त ये शेयर्स हमने रिसीव किए उस वक्त इनकी वैल्यू कितनी है, 52। सिंपल। कॉपी करें, अगले सवाल पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आए। क्वेश्चन नंबर 10 IFRS 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल नंबर 31 है। An entity entered into a contract with a customer to provide consultancy services for 1 month. The contract is signed on 1st January 2018 and the work begin immediately. कस्टमर के साथ कंसल्टेंसी सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1 महीने का, 1 जनवरी 18 पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और इमीडिएटली हमने काम स्टार्ट कर दिया। In exchange for the services, the customer promises to pay 100 equity shares per week of services, a total of 400 shares for the contract. The terms in the contract requires that shares must be paid upon successful completion of each week of services. कस्टमर के साथ 1 महीने की कंसल्टेंसी सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कंसिडरेशन में हमें हर हफ्ते के बाद 100 शेयर्स मिलेंगे, यानी कि इन टोटलिटी 400 शेयर्स मिलेंगे। The fair value of the 100 shares that are received upon completion of each weekly service are as follow. पहले हफ्ते के आखिर में शेयर की वैल्यू है 50, दूसरे हफ्ते के आखिर में 53, तीसरे हफ्ते के आखिर में 57 और चौथे हफ्ते के आखिर में 58। जनरलाइज द अबव। आसान सी जनरलिटीज बना ले सर खुद से ही। यहाँ देखें सर, बड़ा आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 और ये हमारे पास IFRS 15 की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल नंबर 31 है। अब हर हफ्ते में से सर्विसेज प्रोवाइड करता जा रहा हूं और हर हफ्ते के एंड में मुझे शेयर्स रिसीव होते जा रहे हैं, तो हर हफ्ते की सर्विसेज, हर हफ्ते के शेयर्स के एंड की जो मार्केट प्राइस है उस पर मैं रिकॉर्ड कराऊंगा सिंपली। तो फर्स्ट वीक इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। कितने से सर 100 शेयर्स हमें रिसीव हुए और पहले हफ्ते कितनी प्राइस थी, 5200। इसी तरह 50 इसी तरह सेकेंड वीक सेम यही एंट्री बन रही होगी, लेकिन जो अमाउंट होगा दैट वुड बी 1000 into 52। 52 तो है ही नहीं सवाल में, 5300। इसी तरह थर्ड वीक 100 into 57, 5700। और फोर्थ वीक में मेरा ख्याल है तो 5800। सिंपल सर बोलता सर कि अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन इन काइंड हो, नॉन कैश कंसिडरेशन हो, तो पहली प्रायोरिटी नॉन कैश कंसिडरेशन के केस में रेवेन्यू या ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन। अगर नॉन कैश कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू डिटरमिनेबल ना हो तो फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजैक्शन प्राइस कंक्लूड होगी ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। कॉपी करें सर जल्दी से सर।